Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 13th of July 2022। 13 जुलाई 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ, जो कि प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो लोग पहली बार हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं उनको हम बता दें कि हम इंडियन एक्सप्रेस का, द हिंदू का पूरा न्यूज़ एनालिसिस करते हैं। अगर आपको क्वालिटी कंटेंट चाहिए, अच्छा कंटेंट चाहिए, तो आप ज़रूर हमारे साथ जुड़िए और देखिए, वैल्यू करिए इस कंटेंट की। अगर आपको सही लगे तो फिर उसके बाद आप लाइक करें, शेयर करें, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ, जो कि करंट अफेयर से और स्टैटिक पार्ट से भी रिलेटेड रहते हैं और ये आपको ऑब्जेक्टिव्स के लिए थोड़ा तैयार करते हैं। पहला सवाल है, अ लॉ मेंबर वाज एडेड टू गवर्नर जनरल्स काउंसिल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। पहला ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 या चार्टर एक्ट ऑफ 1853। दूसरा सवाल है, लॉर्ड मैकले वॉज द फर्स्ट मेंबर, ये तो चलो इसका फैक्ट हो गया। दूसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस अफेक्ट द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड। आपको बताना है कि इनमें से कौन से फोर्सेस अफेक्ट करते हैं वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड को। पहला लिखा हुआ है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, दूसरा है फ्रिक्शनल फोर्स, तीसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड चौथा है कोरियोलिस फोर्स। ऑप्शंस आपके सामने हैं 1 2 3 1 2 3 1 3 4 2 3 4 या 1 2 3 4। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन ऑर्डर फॉर बायोमैग्निफिकेशन टू अकर अ पॉल्यूटेंट मस्ट बी। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज पॉल्यूटेंट के अंतर्गत होनी चाहिए अगर बायोमैग्निफिकेशन होना है। तो फर्स्ट, इट शुड बी शॉर्ट लिव्ड, सेकंड इट शुड बी मोबाइल, थर्ड इट शुड बी सॉल्युबल इन फैट्स एंड फोर्थ इट शुड बी बायोलॉजिकली एक्टिव। तो इसमें आपको बताना है कि पॉल्यूटेंट के अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ऑप्शंस आर 1 2 3 1 3 4 1 2 3 4 या 2 3, ठीक है ना। सो दीज आर द थिंग्स। सो ये तीन सवाल आपके सामने हैं। आई होप आप एक एक करके आंसर करेंगे इनका। एक एक करके मैं आंसर आपको बताता हूँ, आप मैच कर लीजिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है ना। तो पहला जैसे लिखा हुआ है, अ लॉ मेंबर वाज एडेड टू गवर्नर जनरल्स काउंसिल बाय विच एक्ट। तो इसका आंसर है सी, यानी कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833। लॉर्ड मैकले जो था वो पहला लॉ मेंबर था जो कि अपॉइंट किया गया था। दूसरा सवाल है, इनमें से कौन से फोर्सेस अफेक्ट करते हैं वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड को। तो ये चारों ही फोर्सेज ऐसे हैं, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स चाहे आप देख लो, चाहे फ्रिक्शनल देख लो, चाहे ग्रेविटेशनल देख लो, चाहे कोरियोलिस देख लो, तो ये सारे ही विंड की डायरेक्शन को और वेलोसिटी को इम्पैक्ट करते ही करते हैं, ठीक है ना। तीसरा सवाल आपसे पूछा था मैंने कि बायोमैग्निफिकेशन के लिए पॉल्यूटेंट को क्या होना चाहिए। जैसे पहला लिखा शॉर्ट लिव्ड होना चाहिए, तो बायोमैग्निफिकेशन तब कैसे हो पाएगा अगर कोई शॉर्ट लिव्ड होगा। तो शॉर्ट लिव्ड वाला जैसे ही हटाया आपने, वन ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ए बी सी तीनों हट गए, आंसर बचा 2 3, यानी कि वो मोबाइल होना चाहिए और दूसरा है सॉल्युबल इन फैट्स होना चाहिए। बायोलॉजिकली एक्टिव होना चाहिए, ना कि इनएक्टिव होना चाहिए। आई थिंक ऑप्शन में मैंने उल्टा पढ़ दिया था, लेकिन यहाँ पे बायोलॉजिकली एक्टिव होना चाहिए, याद रखिएगा, बायोलॉजिकली एक्टिव होना चाहिए ना कि इनएक्टिव होना चाहिए, ठीक है। सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3 क्वेश्चंस। दूसरा मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे लिख लीजिए आप लोग। मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, जॉब क्रिएशन इज अ मेजर प्रॉब्लम टुडे, हाउ कैन द गवर्नमेंट जनरेट गुड क्वालिटी जॉब्स, डिस्कस। तो पहले तो आपको इसमें लिखना पड़ेगा कि क्यों और कैसे आप कह सकते हैं कि जॉब क्रिएशन जो है मेजर प्रॉब्लम है, मतलब आज के टाइम में जॉब क्रिएट नहीं हो रहे हैं या अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ रही है, ये आप कैसे कह सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना है कि कैसे गवर्नमेंट गुड क्वालिटी जॉब्स जनरेट कर सकती है। तो गुड क्वालिटी जॉब्स का मतलब क्या होता है, पहले ये भी आपको बताना पड़ेगा कि भाई गुड क्वालिटी जॉब वो है ना जो न केवल अच्छी पे प्रोवाइड करे बल्कि अच्छी वर्किंग कंडीशंस दे और एक स्टेबिलिटी दे। तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा। दिस इज हाउ यू विल अप्रोच द आंसर एंड आई थिंक आपको क्लैरिटी आ गई होगी। आप लिखने की कोशिश करिएगा। अब यहाँ पे बात चल रही है रिटेन इन्फ्लेशन की, जो कि 7% के ऊपर है। तो मैं आपको एक टर्म बता दूं, एक टर्म होता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होता है मैं आपको बताऊं। इन्फ्लेशन टारगेटिंग इज द वर्क ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है कि वो जो इन्फ्लेशन है उसको एक रेंज में रखे। पहले केवल आरबीआई गवर्नर करता था, अब ये काम पूरा एमपीसी करती है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है। आप सबको पता होना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, हाँ, यहाँ पे चेयरमैन के रूप में जरूर आरबीआई का गवर्नर बैठता है, लेकिन अब जो
डिसीजन मेकिंग है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में वोटिंग के थ्रू होती है, ये आप सबको पता होगा, है ना। और इसमें फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि कास्टिंग वोट रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के पास हालांकि, लेकिन डिसीजन मेकिंग ऑलरेडी हमको पता है कि वोटिंग के थ्रू और इन सब के थ्रू नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू होती है। तो ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग का एक रेंज था जो कि डिसाइड किया गया था बाय कमेटी की, ये 4 ± 2% के रहेगा। तो 4 ± 2% का मतलब कि ये 2% से 6% तक वेरी करना चाहिए। तो अभी जो इन्फ्लेशन चल रहा है अगर आप देखेंगे तो 7% के ऊपर चल रहा है, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज देयर। अच्छा, इन्फ्लेशन जो है वो दो तरीकों का होता है। इन्फ्लेशन में एक होता है, अगर वैसे देखो इन्फ्लेशन के अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं। एक तो होगा आपका सप्लाई साइड का, सप्लाई साइड इन्फ्लेशन, एक होता है डिमांड साइड इन्फ्लेशन। मतलब सप्लाई साइड इन्फ्लेशन मतलब कि जब रॉ मटेरियल्स में प्रॉब्लम आ जाए, रॉ मटेरियल्स की कमी हो जाए, या रॉ मटेरियल्स सपोज करो वो महंगे हो गए, है ना, तो इनसे फिर डायरेक्टली आपके सारे प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो ये सप्लाई साइड की कंस्ट्रेंट है। मान लो फसल खराब हो गई, फसल खराब हो गई तो अब भैया रॉ मटेरियल्स ही नहीं मिल पाएंगे बहुत चीज़ों के लिए, तो महंगाई बढ़ जाएगी। लेकिन एक होता है डिमांड पुल, एक होता है कॉस्ट, एक होता है सप्लाई साइड, एक होता है डिमांड साइड। डिमांड साइड मतलब डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मतलब कि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इतना मटेरियल अवेलेबल है नहीं, जब डिमांड बढ़ेगी तो आपकी महंगाई बढ़ेगी, ठीक है ना। एक दूसरा क्लासिफिकेशन होता है, एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, और एक होता है कोर इन्फ्लेशन, ठीक है ना। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब कि पूरे की पूरे आइटम्स को जब आप एक साथ क्लब कर दो, हर चीज इंक्लूड कर लो, तो आपका हेडलाइन टोटल इन्फ्लेशन पूरा इकोनॉमी में कितना है। और वहीं पे जो कोर इन्फ्लेशन है उसमें आप फ्यूल और फूड को हटा दो, है ना, फ्यूल और फूड को हटा दो, तो आपका जो बचता है वो कोर इन्फ्लेशन बचता है, क्योंकि ये दोनों वॉलेटाइल होते हैं, इसलिए फूड फ्यूल को उसको इंक्लूड नहीं किया जाता कोर इन्फ्लेशन में। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग बोथ ऑफ दिस। अब अभी आपको एक फोटोग्राफ दिख रहा होगा, यहाँ पे ये फोटो अगर देखें आप तो यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टार्स दिख रहे होंगे और एक पहाड़ जैसा कुछ दिख रहा होगा ना। दिस इज द फोटोग्राफ टेकन फ्रॉम द जेम्स वेब टेलीस्कोप। तो जेम्स वेब जो स्पेस टेलीस्कोप है नासा का, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नासा का, उसने ये फोटोग्राफ लिया है। और इस फोटोग्राफ में आपको माउंटेन्स एंड वैली दिख रही है, जो ग्लिटर कर रही है माउंटेन्स एंड वैली, वो दिख रहा होगा। इट इज एक्चुअली द एज ऑफ अ नियर बाय यंग स्टार फॉर्मिंग रीजन। अब ये एक्चुअली में स्टार फॉर्मिंग रीजन है, यहाँ से स्टार बनते हैं। तो ये एक्चुअली जो फोटोग्राफ आपने देखी है, इट्स एक्चुअली द एज ऑफ अ स्टार फॉर्मिंग रीजन, जिसको NGC 3324 बोलते हैं। और ये कैरीना नेबुला में है। नेबुला तो आपको पता नहीं, जैसे नेबुला क्या होता है, कुछ नहीं होता है, एक गैसेस का और इसका पार्टिकल का मास होता है ना, गैसेस का इस तरीके का गर्म मास होता है ना, और वहीं से फिर कंडेंस होकर कोलिश होकर के अलग अलग जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं या आपके स्टार है उनका फॉर्मेशन होता है ना। सबने NCERT पढ़ी होगी क्लास 11th की, अगर नहीं पढ़ी हो तो एक बार देख लेना। उसमें जो पहला चैप्टर है ना जिसमें स्टार फॉर्मेशन हो रही है, उसमें नेबुला के बारे में लिखा है कि डेंस मास है होता है गैस का, डस्ट का, उसी को हम नेबुला बोलते हैं। और ये जो है करीना नेबुला, CARINA, करीना नेबुला का ये फोटोग्राफ था। उसके एज में ये स्टार फॉर्मिंग रीजन है जिसको NGC 3324 बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे यूपीएससी में कि NGC 3324 क्या है, ये न्यूज में था, तो इट इज एक्चुअली द स्टार फॉर्मिंग रीजन फ्रॉम द करीना नेबुला, ठीक है ना। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इसको किया है एंड बेसिकली दिस इज द थिंग। और इससे क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जैसे कि आपका स्टार फॉर्मेशन कैसे होता है, स्टार फॉर्मेशन के बाद वहाँ पे नेबुला के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, या वहाँ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है स्टार फॉर्मिंग रीजन में, तो वो सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ये जो फोटोग्राफ आपको दिख रहा है ना, इसको कॉस्मिक क्लिफ बोलते हैं, कॉस्मिक क्लिफ बोलते हैं। दिस इज कॉस्मिक क्लिफ। और यहाँ पर बेसिकली आपको माउंटेन्स टाइप का दिख रहा होगा, ये कॉस्मिक क्लिफ है एंड इट इज इन विद इन NGC 3324 ओनली। ये 3324 के अंतर्गत ही रहता है और ये गैशियस कैविटी से बनता है। इट इज द एक्चुअली फाउंड फ्रॉम गैशियस कैविटी एंड ऑल, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स आप याद रखेगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, कॉस्मिक क्लिफ इसको बोलते हैं, स्टार फॉर्मिंग रीजन है NGC 3324 और कैरीना नेबुला के अंतर्गत है ये। और इंफ्रारेड कैमरे से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इंफ्रारेड लाइटनिंग में ये फोटोग्राफ लिया है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ठीक है ना। और ये गैशियस कैविटी विद इन NGC 3324, ये गैशियस कैविटी जो है वो किसके अंदर है, ये NGC 3324 के अंतर्गत ही आई है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है।
तो यहाँ पे आते हैं एडिटोरियल पार्ट में, पहला है क्रिएट मोर जॉब्स, रिवैम्प एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। ऑर्डर में बढ़ रहे हैं, न्यूज़ हम बाद में और देख लेंगे क्या क्या है, लेकिन अभी ऑर्डर में एडिटोरियल है। तो यहाँ पे ऑथर ने बात की कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो 10 लाख जॉब्स क्रिएट करेंगे अगले 18 महीनों के अंदर। विद इन 18 months 10 लाख गवर्नमेंट जॉब्स विल बी क्रिएटेड। एंड इसके अलावा उन्होंने कहा कि लगभग 40 लाख सैंक्शनड पोस्ट हैं, है ना, नियर अबाउट 40 लाख सैंक्शनड पोस्ट आर देयर। तो ये सारी चीज़ उन्होंने बताई है। अब देखो यहाँ पे ऑथर ने बोला कि भैया ये अनाउंसमेंट तो हिस्टोरिक है, दिस अनाउंसमेंट इज हिस्टोरिक बट इट रेजेस सर्टेन क्वेश्चंस। ये कुछ क्वेश्चंस रेज करते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन तो ये कि गवर्नमेंट अभी काम कैसे कर रहा है जब इतनी वैकेंसीज ऑलरेडी चल रही है, इसका स्टाफ इतना कम है, रिक्वायर्ड स्टाफ का अगर आपको पता है कि 1/5 से ज़्यादा आपका एब्सेंट स्टाफ है, तो आप काम कैसे कर रहे हैं। प्लस गवर्नमेंट ने कभी ये भी नहीं कहा कि शॉर्टेज चल रही है, क्या चल रहा है। तो हाउ इज द गवर्नमेंट वर्किंग इफ दे हैव सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ दिस मच एंड स्टिल 40 लाख 30 लाख 40 लाख पीपल आर नॉट वर्किंग देयर, है ना। और ये केवल वो वैकेंसीज हैं, ये जो 30 लाख के आसपास की जो वैकेंसी है ये तब है जब आप स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स को ना काउंट करो, मतलब केवल सेंटर प्लस जुडिशरी और इन सबको अगर काउंट कर लो तो लगभग 30 लाख के आसपास आपको जो वैकेंसीज है या जो भी आपको कमी मिलेगी वो इतनी हो जाएगी। और ऐसे में इसमें आपने स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं यूज़ किया, तो हाउ कैन यू एश्योर द क्वालिटी ऑफ द गवर्नमेंट। आप क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट कैसे एश्योर कर पाओगे जब आपके पास इतने लोग ही नहीं है, मैन पावर ही नहीं है। बिना मैन पावर के तो क्वालिटी ऑफ जॉब नहीं एश्योर हो पाएगी ना। तो ये वाली बात है। दूसरा ऑथर ने कहा कि जो गवर्नमेंट अभी तक जॉब क्रिएट कर रहा है, मेजरली जो जॉब क्रिएट कर रहा है वो कैजुअलाइजेशन ऑफ लेबर की तरफ जा रहा है। मतलब कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसका वर्कफोर्स बढ़ता जा रहा है, जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क है उसका वर्कफोर्स बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तो वही ऑथर ने बोला कि अगर आप देखें अच्छे तरीके से कि जॉब्स क्रिएट कहाँ पे हो रही है, तो ज़्यादातर जॉब जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में और कैजुअल वर्कर्स की तरफ क्रिएट हो रही है ना कि कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क की तरफ हो रही है, ना कि जो क्वालिटी जॉब्स हैं जो कि जिसमें आपको सोशल और सारे बेनिफिट्स आपको दिए जाएँ, हेल्थ बेनिफिट्स दिए जाए, ये सारी चीज़ें, आपका इंश्योरेंस हो, ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं उनको। तो ऐसे में सिर्फ नंबर ऑफ जॉब्स इंक्रीज करना हमारा काम नहीं है, हमारा एम ये भी है कि उनके क्वालिटी ऑफ जॉब्स भी इंप्रूव हो, ठीक है ना। फिर ऑथर ने आंगनवाड़ी वर्कर्स का एग्जाम्पल दिया है, आशा वर्कर्स का एग्जाम्पल दिया है और कहा है कि दीज वर्कर्स आर देयर, लेकिन व्हाट इज हैपनिंग इज दैट दे आर नॉट गेटिंग इक्वल पे, दे आर नॉट गेटिंग गुड कंडीशन ऑफ जॉब, दे आर नॉट गेटिंग डिसेंट हाइजीनिक कंडीशन ऑफ वर्क, है ना। बेसिक ILO यानी कि बेसिक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेशंस आर नॉट बीइंग फॉलोड, सोशल सिक्योरिटी मिनिमम पैकेज इज नॉट बीइंग प्रोवाइडेड टू देम, है ना। बेसिक आपको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स तो दो ना उनको, जो बेसिक चीज़ें आप प्रोवाइड करनी चाहिए आपको किसी भी एम्प्लॉय को, वर्कर को, वो आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे उन लोगों को। सो ऑल दीज आर द प्रॉब्लम्स, है ना, दीज आर द प्रॉब्लम्स एंड दीज प्रॉब्लम्स आर देयर इन द क्वालिटी ऑफ जॉब। सो इट इज नॉट जस्ट द क्वांटिटी, द क्वालिटी ऑफ जॉब मस्ट ऑल्सो इंक्रीज, है ना, इंप्रूव। मतलब केवल क्वांटिटी ऑफ जॉब आपको नहीं बढ़ाना है, आपको क्वालिटी ऑफ जॉब भी इंप्रूव करना है। इसके अलावा ऑथर ने कहा है कि गवर्नमेंट को जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ये देखना चाहिए कि जो जॉब कोई व्यक्ति अगर कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति एम्प्लॉयड है तो उसका एटलीस्ट जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो तो बढ़े, है ना, उसका एटलीस्ट लिविंग स्टैंडर्ड तो बढ़े। तो ये सारी चीज़ें आपको मेक श्योर करनी चाहिए। इसके लिए फिर ऑथर ने कहा है कि और ज़्यादा, मतलब अभी अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप देखेंगे तो लगभग 20% के आसपास अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना, लगभग आपको दिख जाएंगे इतने सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो ऐसे में आपको हर साल एवरी ईयर यू हैव टू ऐड सम मोर जॉब्स, है ना। अगर आपको और ज़्यादा वर्कर्स ऐड करने हैं, है ना, आपको क्योंकि वर्क तो बढ़ता जाएगा, वर्क की डाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी, तो लोग आपको एम्प्लॉय करने हैं। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि गवर्नमेंट इस चीज़ पे ध्यान दे कि जब वो जॉब क्रिएट कर रही है तो क्रिएट तो करे ही, लेकिन उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करे, ठीक है ना। एंड इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा है कि जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, यानी कि प्राइवेट पार्टीज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर है, वो जॉब क्रिएट नहीं कर पा रही है और बहुत ही डिसमल परफॉर्मेंस रहा है। स्पेशली कोविड के बाद अगर आपने देखा हो तो उन्होंने काफ़ी आउटलेज और ले ऑफ ये सब चीज़ें भी की है, मतलब बहुत लोगों को जॉब से निकाला भी है। तो प्राइवेट के ऊपर अगर हम केवल डिपेंडेंट रहेंगे तो वो भी गलत है। गवर्नमेंट को ऑथर ने सजेस्ट ये किया कि आप भैया बागडोर अपने हाथ में लो, और प्राइवेट वालों का कोई भरोसा नहीं है ना, क्योंकि हमने कोविड में देखा उन्होंने साथ छोड़ दिया, कितने लोगों को उन्होंने जॉब से निकाल दिया, है ना। अभी रिसेंटली हमने देखा वेदांतु का केस देखा, अब अनअकैडमी वाले कह रहे हैं कि हम सबको निकाल लेंगे, हमको प्रॉफिट नहीं हो रहा है ना। तो इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं।
बट जो केवल आप अगर आप प्राइवेट पे डिपेंडेंट रहेंगे सो दैट कैन हर्ट अ लॉट, एंड इसीलिए गवर्नमेंट को कहा है कि भैया आप अपना पब्लिक इन्वेस्टमेंट करो और उसके थ्रू आप जॉब क्रिएट करो, ठीक है ना। और प्राइवेट फर्म्स जो है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए कॉस्ट कटिंग करते हैं, और कॉस्ट कटिंग में सारी कटिंग होती है किसके ऊपर, वेज बिल के ऊपर, यानी वेजेस के ऊपर ही कॉस्ट कटिंग होती है, या तो उनकी वेजेस कटेंगी या फिर उनको हटा दिया जाएगा जॉब से, ठीक है ना। 4 लोग का काम 2 लोग करने लगेंगे। तो ये सारी चीज़, तो गवर्नमेंट को है कोशिश करने की जितने जॉब पॉसिबल हो गवर्नमेंट सेक्टर में ही वो डेवलप करें, ठीक है ना। इसके बाद ऑथर ने कहा है कि गवर्नमेंट मिशन मोड में कर तो रहा है, ठीक है ना, मिशन मोड में कर रहा है तो उसको मिशन मोड में ही करना भी पड़ेगा, ठीक है ना, और जितना उसने अनाउंस किया है उससे ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर आप रिसेंट रिपोर्ट्स देखें तो इंडिया में जो लेबर है, इंडिया में जो लोग हैं, उनके पास बेसिक फैसिलिटीज़ ऑफ हेल्थ नहीं है, बेसिक न्यूट्रिशनल फैसिलिटीज़ नहीं है। पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो विमेन और चिल्ड्रन के केस में जैसे चिल्ड्रन उनको एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, लिटरेसी नहीं मिल पा रही है, जो एडल्ट है उनको स्किल्स नहीं मिल पा रहा है, विमेन को इक्वल पे नहीं मिल पा रहा है, विमेन को इक्वल जॉब नहीं मिल पा रही है, ठीक है ना। फिर इन लोगों को अगर हाउस होल्ड के हिसाब से देखें तो उनको ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी नहीं है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो गवर्नमेंट को ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी कि एटलीस्ट जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं या पुअरेस्ट जो बॉटम 40% पॉपुलेशन है, एटलीस्ट उसकी ये जो बेसिक नीड्स हैं वो तो पूरी करें। गवर्नमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि जो बॉटम 40% है उनकी जो बेसिक ऑफ मोस्ट बेसिक ऑफ द नीड्स जो हैं वो गवर्नमेंट पूरी करे। सो दिस शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट, ये भी ऑथर ने सजेस्ट किया है। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि देखो अब इसमें वो भी सेक्टर्स हमको देखने पड़ेंगे, जब जॉब क्रिएशन हो तो ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में देखना पड़ेगा हमको कि जॉब ज़्यादा क्रिएट हो, है ना। एंड हमको एमएसएमईज प्रमोट करने पड़ेंगे, जैसे लेबर इंटेंसिव जहाँ पे लेबर ज़्यादा लगते हैं, तो ऐसे सेक्टर्स को अगर आप प्रमोट करोगे तो वहाँ पर आप ज़्यादा जॉब क्रिएट कर पाओगे। और एमएसएमईज को आप प्रोटेक्शन दो, उसके अंदर ये देखो कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स अगर नहीं है, उनका बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो किस तरीके से आप सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का उनको बेनिफिट दे सकते हो, किस तरीके से आप उनको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ अगर आप दोगे तो आपकी क्वालिटी ऑफ जॉब इंप्रूव होगी। इसके अलावा ऑथर ने कहा है कि अर्बन यूथ के लिए, अर्बन सर्विसेज, अर्बन यूथ के लिए आपको कुछ करना चाहिए। उनको पहले तो आप प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, उनको स्किल्स प्रोवाइड करो, एवरीडे स्किल्स प्रोवाइड करो, ताकि वो इस तरीके के नई नई चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकें, है ना, और ताकि उनका जो अनपेड सर्विसेज हैं वो रिड्यूस हो सकें। क्वालिटी केयर फॉर चिल्ड्रन प्रोवाइड करो, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स को फिल करो, कंस्ट्रक्शन वर्क्स बढ़ाओ, है ना। तो ये सब चीज़ों से क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव होगी और इससे आपकी एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे सजेस्ट किया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अच्छा आर्टिकल था, इसको याद रखना, ठीक है ना। यहाँ पे आपको 2 दिख रहा होगा, स्लो व्हील्स ऑफ जस्टिस। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मोर देन 4 करोड़ केसेस आर पेंडिंग इन द लोअर कोर्ट्स। अगर आप डिस्ट्रिक्ट और तालुका कोर्ट्स का देखें ना डेटा, तो 4 करोड़ से ज़्यादा केसेस हैं कि पेंडिंग है। नियरली 25% हैव बीन पेंडिंग फॉर ओवर 5 ईयर्स। 4 करोड़ में से 25% यानी कि 1 करोड़ के आसपास तो इतने ऐसे केसेस हैं जो 5 साल से ज़्यादा हो चुका है पेंडिंग हुए, ठीक है ना। और मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज पेंडिंग केसेस वर फाइल्ड इन लोअर कोर्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। तो मतलब 2 करोड़ के आसपास जो पेंडेंसी है वो केवल 4 स्टेट्स में है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। और केवल उत्तर प्रदेश में अकेला 1 करोड़ से ज़्यादा केसेस हैं जो पेंडिंग है, ठीक है ना। तो ये जो केसेस है बहुत ज़्यादा राइज होते जा रहे हैं, इनकी पेंडेंसी बहुत ज़्यादा राइज हो रही है। एंड इसके लिए ऑथर ने डिमांड और सप्लाई का इशू बताया है। सप्लाई का इशू मतलब कि जहाँ पे वैकेंसीज हैं, अब भाई जहाँ पे जज ही नहीं है तो वहाँ पर कैसे आप कर पाओगे, ठीक है ना। तो एक तो वहाँ पे जैसे उत्तर प्रदेश का स्टेट देखो तो वहाँ पे केसेस इतने हैं कि वहाँ पे डिमांड ऑफ जस्टिस भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे जुडिशियल वैकेंसीज भी बहुत है। अगर जुडिशियल वैकेंसीज ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि सप्लाई ऑफ जस्टिस पुअर है ना, सप्लाई ऑफ जस्टिस इज पुअर। एंड वहाँ पे डिमांड ऑफ जस्टिस भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, केसेस वहाँ पे डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ होता है ना। तो डिमांड ऑफ जस्टिस इज हाई एज वेल एज द सप्लाई ऑफ जस्टिस इज लो। तो ये डिमांड एंड सप्लाई के मिसमैच के कारण भी बहुत सारे यहाँ पे पेंडेंसी है केसेस की। एंड स्पेशली जो अंडर ट्रायल के केसेस है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें पूरे इंडिया में, अगर हम देखें तो अंडर ट्रायल पॉपुलेशन लगभग 70% के आसपास होगी। तो 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो अंडर ट्रायल है, ठीक है ना। दूसरी जो समस्या है यहाँ पे ये है ओवर क्राउडिंग की समस्या। ओवर क्राउडिंग मतलब कि जैसे मैं अगर आपको मुझे मध्य प्रदेश का जैसे एग्जैक्ट डेटा पता है तो मध्य प्रदेश में भैया 1.58 टाइम्स है
मतलब अगर आपकी, मैं बताता हूँ एग्जैक्टली, 29,000 के आसपास अगर आपकी कैपेसिटी है, तो आज जो लॉकअप है भी वो लगभग 50,000 के आसपास है। तो 29-30,000 की कैपेसिटी पे 50,000 लोग रह रहे हैं, तो ये ओवर क्राउडिंग की समस्या है ना। उत्तर प्रदेश में और ज़्यादा समस्या है, 1.7 टाइम्स है ना। इसी तरीके से बड़े बड़े स्टेट्स हैं, यहाँ पे ओवर क्राउडिंग काफ़ी ज़्यादा है। तो ओवर क्राउडिंग अपने आप में प्रॉब्लम है। जो डेटा मैंने बताया वो लिखते जाना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है ना। मीडिएशन बिल नॉट गेटिंग द एक्ट टुगेदर। अब आप सबको पता है कि गवर्नमेंट ने अभी एक बिल प्रपोज किया है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास गया था। ये है बिल, मीडिएशन बिल, और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस ने कुछ चेंजेस रिकमेंड किए हैं मीडिएशन बिल में। तो एक एक करके हम देखेंगे। पहले देखते हैं कि इस बिल में अच्छी चीज़ें क्या है, ठीक है ना, विच आर द गुड थिंग्स। मीडिएशन आपको पता ना कि जैसे दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट हुआ तो कोर्ट में ना जा करके वो किसी एक व्यक्ति को मीडिएटर बना लिया और फिर बातचीत और इन सब से उस मुद्दे को सुलझाने का काम किया। तो ये होता है मीडिएशन का प्रोसेस, ठीक है ना। वो व्यक्ति जो होता है वो मीडिएटर कहलाता है, मध्यस्थ कहलाता है, ठीक है ना। अब इस बिल में अच्छी चीज़ें क्या है, तो फर्स्ट थिंग तो है कि द बिल रिकॉग्नाइजेस दैट मेडिएशन हैज़ कम ऑफ एज एंड नीड्स टू बी ट्रीटेड एज अ प्रोफेशन। सबसे अच्छी बात तो ये है इस बिल के अंतर्गत कि उसने मीडिएशन को एक प्रोफेशन की तरह ट्रीट किया है ना, एक प्रोफेशन की तरह। ये समझ में आ गया कि प्रोफेशन की ज़रूरत है मीडिएशन की, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अभी ऊपर जो हम पेंडेंसी ऑफ केसेस देख रहे हैं उसमें भी ये काफ़ी यूज़फुल आएगा। तो जब आप लिखेंगे कभी भी इसका फ़ायदा, तो ये भी ज़रूर लिखना कि पेंडेंसी ऑफ केसेस इतनी है कि अगर मीडिएशन और इन सब चीज़ों से, अगर इसको अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। मतलब कि देखो, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहाँ से होता है, कोर्ट से होता है, लेकिन अगर कोर्ट के अलावा आप किसी और तरीके से डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कर रहे हो तो वो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो गया, है ना। तो ये उसमें भी मदद करता है, आपकी पेंडेंसी को भी कम करने की कोशिश करता है। तो ऑथर ने सबसे पहले तो ये बताया कि अच्छी चीज़ है कि मीडिएशन को एक प्रोफेशन के रूप में समझा गया। द बिल एक्नॉलेजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूट्स टू ट्रेन मीडिएटर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड मीडिएशन अंडर देयर रूल्स। तो बिल ने ये भी एक्नॉलेज किया है कि एक इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी, एक इंस्टीट्यूट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि मीडिएटर्स को ट्रेन करे एंड सर्विस प्रोवाइडर्स को प्रोवाइड करे, एक अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करे ताकि वो स्ट्रक्चर्ड मीडिएशन जो है एज पर रूल्स प्रोवाइड कर सकें, ठीक है ना। इसके अलावा इट प्रोवाइड्स फॉर प्री लिटिगेशन मीडिएशन। यहाँ पे ऑथर ने कहा कि ये जो है ये प्रोवाइड करता है प्री लिटिगेशन मीडिएशन, मतलब कि मतलब लिटिगेशन यानी कोर्ट में केस करने से पहले, कोर्ट में केस करने से पहले ये चीज़ मतलब जो कोर्ट में केस होने से पहले ही ये चीज़ इंप्लीमेंट हो, मतलब पहले होनी चाहिए, मीडिएशन की प्रोसेस ट्राई करना चाहिए, ठीक है ना। एंड इसके बाद अगर उनको प्रोसेस में सही नहीं लगता है मीडिएशन की प्रोसेस में, तो फिर बाद में जाकर के वो कोर्ट में भी जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। और अगर कोई अर्जेंट बेसिस में कोई इंटरिम ऑर्डर पास करता है मीडिएशन के थ्रू, तो वो बाईपास कर सकते हैं मीडिएशन को पहले स्टेज के बाद ही, लेकिन पहले उनको मीडिएशन की प्रोसेस को ही अपनाने का ट्राई करना है। सो दिस इज व्हाट हैज़ बीन मेंशन्ड एज फॉर नाउ। तो ना, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आपको ये भी बोल दे कि प्री लिटिगेशन के पहले करना है, मतलब कोर्ट में केस नहीं जाएगा उसके पहले आपको ये एग्जॉस्ट करने हैं मेथड्स। उसके बाद उसने कह दिया कि भाई आप इसको एक जॉब की तरह ट्रीट किया है, उसके बाद इसमें आपको इंस्टीट्यूट्स और ट्रेनर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि मीडिएशन, ये जो बिल है इसमें मीडिएशन और कंसीलिएशन के बीच में काफ़ी अच्छे से डिफ्रेंशिएट किया गया है। दूसरी चीज़, मीडिएशन को इतना वाइड रखा गया है कि उसके अंतर्गत कंसीलिएशन को इंक्लूड किया जाए, ठीक है ना। मीडिएशन को इतना वाइड रखा गया है कि उसके अंदर आप कंसीलिएशन को इंक्लूड कर लें, ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग। इसके अलावा इट रिकॉग्नाइजेज ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अ प्रोसेस दैट इज गोइंग टू मूव मीडिएशन फ्रॉम द विंग्स ऑफ सेंटर टू द वर्ल्ड स्टेज, ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसने ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को भी रिकॉग्नाइज किया है। इट हैज़ रिकॉग्नाइज्ड द ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस ऑल्सो, जो कि इसको काफ़ी वाइड एक पब्लिसिटी एंड वाइड एक रेंज प्रोवाइड कर देगा, ठीक है ना। एंड इट प्रोवाइड्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ कमर्शियल सेटलमेंट्स रीच्ड इन द इंटरनेशनल मीडिएशन, ठीक है ना। तो इट प्रोवाइड्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ कमर्शियल सेटलमेंट, ऐसे कमर्शियल सेटलमेंट्स जो कि इंटरनेशनल मीडिएशन के थ्रू हुए हैं उनको भी इन्फोर्स करने में ये मदद करेगा, ठीक है ना। और इसको हमको याद रखना है कि मीडिएशन के ऊपर एक प्रॉपर कन्वेंशन है जिसको सिंगापुर कन्वेंशन बोलते हैं, एंड इंडिया जो है उसका सिग्नेटरी है। तो याद रखिएगा, सिंगापुर कन्वेंशन और मीडिएशन ऑलरेडी है और इंडिया उसका सिग्नेटरी भी है। अब व्हाट इज द बैड पार्ट, इस बिल का बैड पार्ट क्या है। तो बैड पार्ट में यहाँ पे ऑथर ने बोला है कि देखो,
हमको क्या लग रहा था, ऊपर हमने देखा कि ये जो बिल है इसके थ्रू इंडिया इंटरनेशनली एक एक्लेम्ड बन जाएगी जगह, मीडिएशन का एक सेंटर बन जाएगा, इंटरनेशनल हब फॉर मीडिएशन बन जाएगा। लेकिन इसका अपोजिट भी हो सकता है। कैसे? ऑथर ने कहा कि जो बिल है वो इंटरनेशनल मीडिएशन को, अगर वो इंडिया में होगा तो उसको डोमेस्टिक मीडिएशन की तरह ट्रीट कर रहा है। मतलब कि अगर कोई इंटरनेशनल मीडिएशन भी है, कोई एक पार्टी सिंगापुर की है, कोई एक पार्टी सपोज करो अमेरिका की है, और वो अगर ये मीडिएशन इंडिया में हो रहा है तो ये फिर बिल कहता है कि इसको एक इंडियन मीडिएशन की तरह या फिर डोमेस्टिक मीडिएशन की तरह ट्रीट किया जाएगा। और जब उसको डोमेस्टिक मीडिएशन की तरह ट्रीट करेंगे तो फिर ये इसको जजमेंट या डिक्री का स्टेटस मिल जाएगा, कोर्ट के द्वारा किए गए जजमेंट या डिक्री का स्टेटस मिलेगा। अब आप देखो, जैसे ही ये कोर्ट के द्वारा किए गए जजमेंट या डिक्री का स्टेटस पाता है वैसे ही ये फिर इंटरनेशनली अप्लाई होना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंगापुर कन्वेंशन डज नॉट अप्लाई टू सेटलमेंट्स विच आर ऑलरेडी हैविंग द स्टेटस ऑफ जजमेंट और डिक्री। सिंगापुर कन्वेंशन खुद कहता है कि ये ऐसे सेटलमेंट्स पे सिंगापुर कन्वेंशन लागू नहीं होता है जिनके ऊपर जजमेंट या डिक्री का स्टेटस हो। और जैसे ही आपने इंटरनेशनल कोई मीडिएशन इंडिया में किया, आप उसको क्या बोल दे रहे हो? वो डोमेस्टिक मीडिएशन बोल दे रहे हो, और डोमेस्टिक मीडिएशन के कारण वो जजमेंट या डिक्री की फिर वो रखने लगता है। तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज़। तो अगर कोई इंटरनेशनल पार्टी इन्वॉल्व है तो फिर उसको कोशिश करनी पड़ेगी कि सिंगापुर में जाकर के मीडिएशन करवाए या श्रीलंका में जाकर के करवाए, लेकिन इंडिया में ना करवाए, है ना, क्योंकि फिर इंडिया में उसको ये मान लेंगे कि ये जजमेंट है और इसलिए फिर उसको अप्लाई, उसमें सिंगापुर कन्वेंशन अप्लाई ही नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये मैकेनिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद ऑथर ने जो और कहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, वो दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इसकी जो कमिटी बनाई जाएगी, एक रेगुलेटर कमिटी बनाई जाएगी इसके ऊपर, है ना। गवर्निंग मैकेनिज्म में अगर आप देखें तो इसमें एक काउंसिल में 3 मेंबर्स रहेंगे, जिसमें एक रिटायर्ड सीनियर जज रहेगा, एक पर्सन विद एक्सपीरियंस ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन रहेगा, एंड एकेडमिक बॉडी हु हैज टॉट एडीआर। ठीक है ना। 3 लोग हैं, एक रिटायर्ड सीनियर जज, एक पर्सन विद एक्सपीरियंस ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एंड एक एकेडमिक हु हैज टॉट द एडीआर, जिसने पढ़ाया हो अल्टरनेट। तो यहाँ पे बोला कि ये बॉडी तो ठीक ठाक है बनाई गई, लेकिन इसमें जो प्रैक्टिशनर्स हैं, मीडिएशन को जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो क्यों नहीं है ना। मीडिएशन को जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो रियल वहाँ पे एक्टिव प्रैक्टिशनर्स को क्यों इंक्लूड नहीं किया गया है ना। इस कमेटी में रेगुलेटर कमेटी आप बना रहे हो, लेकिन इसमें अंदर उन्हीं को इंक्लूड नहीं किया जो एक्टिव प्रैक्टिशनर्स हैं। तीसरा, इन्होंने कहा कि प्री लिटिगेशन मीडिएशन इसमें कंपलसरी कर दिया है बिल में। प्री मीडिएशन मतलब प्री लिटिगेशन मीडिएशन मतलब कोर्ट में जाने से पहले आपको मीडिएशन करना ही करना पड़ेगा फॉर कमर्शियल केसेस एंड ऑल। यहाँ पे इन्होंने वो कर दिया, मस्ट कर दिया है। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक इशू है कि भैया ये वॉलंटरी होना चाहिए, ये लोगों के ऊपर होना चाहिए कि वो करना चाहते हैं कि नहीं। आप इसको किस तरीके से इस तरह से कर रहे हो कि ये मैंडेटरी एंड ऑल। तो ये काफ़ी ये सारे पार्ट हैं जो कि काफ़ी इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं, इनको पॉइंट आउट किया गया इस आर्टिकल में। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या आर्टिकल है। So you can move with me. इंडिया एंड ब्राज़ील नेवीज में कोलैबोरेट सून। अब ब्राज़ील जो है वो भी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स ले रही है, और 4 उसके पास स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है, और सबमरीन न्यूक्लियर अटैक सबमरीन भी बनाना चाहती है ब्राज़ील विद द असिस्टेंस ऑफ फ्रांस। याद रखिएगा, इंडिया के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स हैं, वो उन्होंने रशिया के थ्रू ऑलरेडी बनाया हुआ है, और हम अपना अब जो हमारी सबमरीन्स हैं बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन्स भी, बैलिस्टिक न्यूक्लियर सबमरीन हम इंडिजिनसली भी डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो है वो भी इंडिया यूज कर रहा है प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत। तो ये भी लिख लेना कि प्रोजेक्ट 75 के अंदर हम स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन एक्चुअली में फ्रांस की सबमरीन्स है, वहाँ से हम यूज़ कर रहे हैं, और इनकी कमीशनिंग जो होती है उसमें 6 हमको लेनी थी सबमरीन्स प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत। तो जिसमें INS कालवेरी, INS खांडेरी, INS करांज, INS वेला और INS वागीर, 5 हमने ऑलरेडी ले ली हैं, और 6वीं है INS वागशीर। तो ये 6 नाम याद रखना, कालवेरी, खंडेरी, करांज, वेला, वागीर और वागशीर, ये 6 हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 4 ऑलरेडी कमीशन भी हो चुके हैं, है ना। लॉन्च अलग होता है, कमीशनिंग अलग होती है, तो लॉन्च और कमीशनिंग दोनों हो गई है। वागीर की लॉन्चिंग भी हो चुकी है ना। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। नासा टेलीस्कोप डाइव्स डीप इनटू द यूनिवर्स। अब नासा टेलीस्कोप की कल फोटो की बात तो अपन ने कर ही ली, है ना। इसके अलावा ऑथर ने यहाँ पे बोला है कि 2 नेब्यूलाज देखने को मिले इसमें,
एक तो करीना नेब्यूला और दूसरा सदर्न रिंग नेब्यूला, ठीक है ना। ये इंक्यूबेटर्स ऑफ न्यू स्टार कहलाते हैं, मतलब कि यहाँ पे नए स्टार्स का फॉर्मेशन होता है। करीना नेब्यूला और सदर्न रिंग नेब्यूला, ये दोनों हमने देखे। इसके अलावा यहाँ पे एक स्टीफेंस क्विंटेट का नाम लिखा हुआ था, तो ये भी याद रखना, स्टीफेंस क्विंटेट है ना, लिखा हुआ है ना ये। तो ये है आपका क्या, स्टीफेंस क्विंटेट इसको बोलते हैं। इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1877। तो स्टीफेंस क्विंटेट क्या है? इट इज अ ग्रुपिंग ऑफ 5 गैलेक्सीज ऑफ विच 4 फॉर्म द फर्स्ट कॉम्पैक्ट गैलेक्सी ग्रुप एवर डिस्कवर्ड, है ना। तो स्टीफेंस क्विंटेट के अंतर्गत विजुअल ग्रुपिंग है 5 गैलेक्सीज की, काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसको एडवर्ड स्टीफन ने 1877 में खोजा था। तो ये फैक्ट्स आप याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन इंडियाज पुअर नेग्लिजिबल। अब एक्चुअली यूएनडीपी एक रिपोर्ट आई है, यूएनडीपी की रिपोर्ट का नाम है एड्रेसिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज। लिख लो इसको, यूएनडीपी की रिपोर्ट है एड्रेसिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज। और इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है पुअर के ऊपर या पॉवर्टी के ऊपर इंडिया में, वो बिल्कुल कम रहेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में टारगेटेड ट्रांसफर्स बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि पुअर हाउस होल्ड्स को मदद करते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये सारी योजनाएं जो हैं ये आपको याद रखना है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना कि वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जो पॉवर्टी है वो $1.90 है। $1.90 थी अभी तक, लेकिन अब उसको बढ़ा दिया गया है जून में और $2.15 कर दिया गया है पर डे, और ये 2022 के एंड से फिर लागू होना शुरू हो जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग क्या है पॉवर्टी एंड ऑल। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ठीक है ना। रिपोर्ट का नाम याद रखना जो मैंने बताया। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। Thank you and have a nice day.